Hello friends, we are starting off with FMRTP May 2021 Cost of Capital chapter, question number 2 of your article. This chapter is module chapter number 4. So let's start off. India Limited has the following capital structure which is considered to be optimum as on 31st March 2021. So ये optimum capital structure है बच्चों. Again, particulars 14% debentures up to 60,000. नेक्स्ट अगर आगे जाएंगे 11% प्रेफरेंस शेयर्स 20,000 रुपीज. इक्विटी शेयर्स का अगर मैं बात करूं वो 3,20,000 है. तो आपका टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख रुपीज है. ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड दिया था ऑप्टिमम. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर? तो ध्यान से बच्चों इधर देखना प्लीज. ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर फ्रैंकली मींस आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर. जब हम लोग कैपिटल स्ट्रक्चर चैप्टर करते थे हम लोग वहां पे डिसाइड करते थे कौन सा कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट है, एंड जो कैपिटल स्ट्रक्चर बेस्ट होता था हम लोग उसी वे से फंड्स रेज करते थे. तो ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर इज योर आइडियल कैपिटल स्ट्रक्चर. उसको डिफरेंट वे से बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि अगर एक बार आपने डिसाइड कर लिया कि अगर मेरे को इतना रुपीज चाहिए, उसका फंडिंग का प्रोपोर्शन इतना इतना होना चाहिए, वो मेरा बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया. अभी इसका अंडरस्टैंडिंग के लिए ध्यान से देखना. क्वेश्चन में हमें 4 लाख का टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड बोला. उसमें कहा 14% डिबेंचर्स 60,000, 11% प्रेफरेंस 20,000 है, इक्विटी 3,20,000. इफ आई आस्क यू वन सिंपल क्वेश्चन, मुझे ये बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर लगता है, एंड अभी मुझे फ्यूचर में एक्सपेंशन के टाइम पे अगर मुझे 2 लाख का फंडिंग और चाहिए, मैंने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है कि मेरा बेस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब इसका प्रोपोर्शन ये होना चाहिए. तो सोचना ना जरा, अगर 4 लाख में 60,000 बेस्ट फंडिंग है तो देन कैन आई से 2 लाख में फिर वो 30,000 हो जाएगा. प्रेफरेंस का फंडिंग 4 लाख में 20,000 तो 2 लाख में आई गेस वो 10,000 हो जाएगा. नेक्स्ट 4 लाख में 320 तो आई गेस 2 लाख में 160 हो जाएगा. कोई सोच रहा है इतना फटाफट कैसे कैलकुलेट किया? सीधा हाफ है बच्चों. 2 लाख का हाफ, 4 लाख का हाफ, 2 लाख, बाकी सबका हाफ करिए. नेक्स्ट फ्यूचर में कभी आपको 1 रुपए भी अगर कभी रेज करना है, इवन 1 रुपी ऑल्सो यू वांट टू रेज इन फ्यूचर, कैन आई से उसका जो प्रपोर्शन होगा इज नथिंग बट इन सबका क्या प्रपोर्शन है? सिमिलर मैनर. चेक करना चाहते हो कैलसी ले लो. 460,000 डिवाइडेड बाय 4 लाख अगर मैं करूँ 0.15 आता है. तो कल को मुझे फ्यूचर में 1 रुपए भी और चाहिए रहेगा तो कैन आई से 0.15 डेट से आ जाएगा. कैलसी 20,000 डिवाइड बाय 4 लाख अगर मैं करूँ तो 0.05 मेरा प्रेफरेंस के थ्रू आ जाएगा. 0.15 0.05 आई गेस ये 0.80 होगा. तो आज के बाद कभी भी आपको 1 रुपए का भी एडिशनल कैपिटल चाहिए, कैन से मुझे पता चल गया वो 1 रुपए कैसे आएगा. 15% बोलो या 15 पैसा, 5% बोलो या 5 पैसा, 80% बोलो या 80 पैसा, वो इसी वे से आएगा. तो आज के बाद जब कभी भी इस क्वेश्चन में फंडिंग का रिक्वायरमेंट होगा, उनको एथिकली आपको अमाउंट ऑफ फंडिंग बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 1 रुपए भी अगर वो एडिशनल बोरो कर रहे हैं, कहना से उनका जो रेशियो है वो 0.15, 0.05, 0.80 है. इसी को अगर मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर के हिसाब से बोलूं, आई गेस मुझे मेरे वेट्स मिल गए. जब भी मैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल वैट कंप्यूट करता हूँ, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मुझे कॉस्ट ऑफ कैपिटल चाहिए इनटू वेट्स करूंगा तो मेरे को ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आएगा. तो मेरे पास फ्रैंकली इस डिस्कशन से मेरे पास मेरे वेट्स आना. आगे सर क्वेश्चन पे जाइए ना प्लीज. ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर हमको समझा. फर्दर सर, फर्दर गो अहेड. चलिए बच्चों, the company's share has a market price of 47.20. Please be very careful बच्चों while reading all these questions. Has a market price, has मतलब अभी का प्राइस या 1 साल बाद का प्राइस? अभी का प्राइस. और अभी के प्राइस को तो फ्रैंकली हम लोग P0 कहते हैं. तो आपका जो P0 क्वेश्चन में दिया है बेटा, क्वेश्चन में जो P0 दिया है कहने से वो 47.2 रुपीज है. नेक्स्ट ईयर डिविडेंड, फ्रैंकली करंट ईयर अभी जो डिविडेंड देते हैं उसको D0 कहते हैं. नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड फॉर श्योर फिर वो D1 हो गया. is 50% of year 2020 EPS. 2020 का EPS बेटा 4.72 है, नीचे टेबल में दिया. तो अगर D1 मुझे कैलकुलेट करना है तो 50% ऑफ 4.72 कैसे उठाइए ना,
4.72 का 50% अगर मैं कैलकुलेट करूं 2.36 है। चलो एक सिंपल क्वेश्चन पूछता, आपने कमाया कितना 4.72, उसमें से डिविडेंड कितना बांट दे बेटा 2.36। अगर याद आता होगा, अगर मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ 5 रुपए बांट रहा हूँ तो इन शॉर्ट में 5 रुपए रिटेन कर रहा हूँ, रिटेन कर रहा हूँ। तो अगर इसी पॉइंट में से मेरे को कोई पूछ के आपने कितना रिटेन किया, तो डिविडेंड अगर 50% है तो रिटेन भी जो करूंगा वो मेरा 2.36 रुपीज ही है पर शेयर। आगे हमें P0 पता चल गया, हमें D1 पता चल गया, आगे बच्चों। The following is the uniform trend of EPS for the preceding 10 years, which is expected to continue in future. तो जिस ट्रेंड से लास्ट 10 इयर्स में EPS बढ़ा है, उसी ट्रेंड से फ्यूचर में भी बढ़ते जाएगा। सोचो ना जरा, सोचो ना, हम लोग को गॉर्डन ने जब फॉर्मूला बोला था वहां पे कांस्टेंट ग्रोथ वाला फॉर्मूला था। इधर भी आप चेक करना चाहो, EPS अगर कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा था लास्ट 10 इयर्स में और एक्सपेक्ट भी कर रहे हैं कि फ्यूचर में भी वो उसी ग्रोथ से बढ़ेगा, तो देन कैन आई से ग्रोथ रेट कांस्टेंट है। अब आपके पास 10 साल का डेटा है, कोई भी 2 साल को पकड़ के ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपल ऐसे। फर्स्ट ईयर में 2011 में आपका ईपीएस 2 था, 2012 में वो 2.2 हो गया। गिवन अ चॉइस कितने परसेंट से अगर ईपीएस बढ़ा किसी को कैलकुलेट करना है, तो 2.20 माइनस 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 100 करेंगे, आई गेस वो 10% आता है। एक और बार आप लोग कैलकुलेट कर सकते हो, कैलसी उठाइए ना। नेक्स्ट ईयर 2.2 से 2.42 हो गया, तो 2.42 माइनस 2.2 डिवाइड बाय 2.2 अगर इंटू 100 करेंगे 10% आता है बच्चों। तो इधर से मुझे पता चल गया मेरा ग्रोथ रेट भी आ गया। तो गिवन अ चॉइस अगर सारा चैप्टर आपने अच्छे से किया ना बेटा, एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं केई का। आपके पास D1 है बेटा, आपके पास P0 है, आपके पास ग्रोथ है, केई तो फॉर श्योर आपके पास आ जाएगा। आगे जाएंगे बच्चों। The company issued new debentures carrying 16% rate of interest. तो एक सेकेंड, अभी अभी हम लोग ने कुछ डिस्कस किया था, ध्यान से देखना ना, ये जो है आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल है, ये जो अभी अभी ग्रीन कलर किया ये आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल है। फ्यूचर में कभी आपको और फंड्स रेज करना होगा तो क्या ना इससे नया डेट इशू करना होगा, और नया डेट इशू करोगे तो नया डेट का रेट चेंज हो सकता है, नया प्रेफरेंस का भी फ्रैंकली रेट चेंज हो सकता है। आगे प्लीज लेट्स गो फर्दर बच्चों, लेट्स गो फर्दर। Company issued new debentures carrying 16% rate of interest at the current market price of 96 rupees. तो रेट भी दिया 96 दे दिया, मार्केट प्राइस दे दिया, मार्केट प्राइस कहो या नेट प्रोसीड्स कहो, हमें फॉर्मूला में वो यूज होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। Preference shares of 18.5 with an annual dividend of 2.22 per share. तो हमें डिविडेंड चाहिए था वो दे दिया, मार्केट प्राइस चाहिए था वो दे दिया। where also issued existing जो था और इशू किया, मतलब कहने से ये मेरा न्यू प्रेफरेंस शेयर्स हो गया। लास्टली क्वेश्चन सेज आपका टैक्स रेट 30% है, तो सोचो जरा, सोचो देखो, इक्विटी का इंफॉर्मेशन दे दिया, न्यू डेट का इंफॉर्मेशन दे दिया, न्यू प्रेफरेंस शेयर्स का इंफॉर्मेशन दे दिया। तो फ्रैंकली अभी मेरे लिए क्वेश्चन बहुत इजी है टू सॉल्व। फर्स्ट पार्ट तो एक्चुअली बहुत सिंपल है, कैलकुलेट आफ्टर टैक्स। ऑब्वियसली हम जितना भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूट करते हैं वो हमेशा आफ्टर टैक्स होता है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ न्यू डेट में हमारे पास केडी कैलकुलेट करना है। सोचो ना, डेट का क्या फॉर्मूला है, इंटरेस्ट 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड्स या मार्केट प्राइस इनटू 100। तो देखोगे आपके पास इस क्वेश्चन को अगर मेरे को सॉल्व करना है ना बेटा, ध्यान से देखना ना प्लीज, आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 16% है तो 60, टैक्स रेट इधर ही दिया है 30%, तो 16 1 माइनस 0.3। आपका मार्केट प्राइस कितना है बेटा 96 इंटू 100 करेंगे, हमें हमारा आंसर आ जाता है। कैच ही लेना चाहते हो ले लो, वरना इंस्टीट्यूट ने तो अपना आंसर प्रेजेंट किया ही है बेटा। 16 1 माइनस 0.3 आपके पास 11.66% आता है। नेक्स्ट बच्चों, कॉस्ट ऑफ न्यू प्रेफरेंसेस। तो केपी का अगर मेरे को फॉर्मूला कभी बोलना होगा, डिविडेंड अपॉन नेट प्रोसीड्स ऑफ मार्केट प्राइस इनटू 100। डिविडेंड आपका कितना है बेटा 2.2 अपॉन नेट प्रोसीड्स दैट इज 18.5 इनटू 100 करेंगे, हमें हमारा आंसर आएगा। चलो ना बच्चों एक बार आंसर वेरीफाई कर लेते हैं, ध्यान से देखो ना प्लीज। 2.2 डिवाइड बाय 18.5 तो आपको 0.12 आता है, इसको आप 12% भी कह सकते हो। लास्टली हम लोग ने सारा डिस्कशन तो कर ही लिया है बेटा, आपको के ई अगर कैलकुलेट करना है उससे पहले क्वेश्चन बहुत मस्त चीज बोला है, न्यू इक्विटी शेयर कंप्यूट कर। एक सेकंड, ऊपर जितना भी डेटा था ना, अभी अभी आपने जितना भी डेटा ऊपर दिखा, ये सारा डेटा ये न्यू इक्विटी शेयर्स का नहीं,
आपका तो ये एग्जिस्टिंग है, शेयर प्राइस एग्जिस्टिंग है, नेक्स्ट ईयर में जो डिविडेंड देंगे वो इस साल जो कमाया उसका 50% है, ग्रोथ रेट भी वो तो कांस्टेंट ही है। तो गिवन अ चॉइस, न्यू इक्विटी शेयर का कॉस्ट क्यों पूछा, इसीलिए वो लोग ने आगे देखो एडिशनल डेटा दे दिया, अज्यूमिंग न्यू इक्विटी फ्रॉम रिटेन्ड अर्निंग्स। तो एक सेकंड, न्यू इक्विटी हम लोग जो भी रेज करें, तो जो भी चाहिए हमको कैपिटल वो रिटेन्ड अर्निंग्स से ले लेंगे। तो फ्रैंकली न्यू इक्विटी शेयर का जो कॉस्ट होगा विल बी इक्विवेलेंट टू के आर, दैट इज के इज इक्वल्स टू के आर। पहला पहला चीज, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं दिया है, दो कंडीशंस होते हैं के और के आर को सेम होने के लिए, फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होना चाहिए, प्लस जो इन्वेस्टर है उसका पर्सनल इनकम टैक्स नहीं होना चाहिए, दोनों भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो आप के ई कंप्यूट करो या के आर कंप्यूट करो बेटा, वो वन एंड द सेम थिंग है। तो चलो हम लोग के ई कंप्यूट कर लेते हैं, डिवीजन d1 अपॉन p0 प्लस ग्रोथ। d1 हम लोग ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था बेटा, वो 2.36 आया, डी p0 हमारे पास 47.2 प्लस ग्रोथ, तो आपको ये 0.15 मतलब इन शॉर्ट डिफरेंट वे से करो तो हमें हमारा 15% आ जाता है बेटा। गिवन है चॉइस, ए पार्ट का तो आंसर आ गया, बस हाँ याद रखना अब जी का कैलकुलेशन जो हम लोग ने किया है वो दिखाएंगे, आप उसके बाद जो D1 है उसका कैलकुलेशन भी प्रेजेंट करेंगे, आपको आपका आंसर आ जाएगा। चलिए फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एक्चुअली बहुत इजी था। नेक्स्ट, कैलकुलेट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या बोला उन्होंने, मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूट करना है व्हेन नो न्यू शेयर्स आर इश्यूड। तो सोचो ना जरा, अपन जब भी फंड रेज करेंगे अपने पास वेट्स तो है, वेट्स है, मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल कॉस्ट, अगर मैं 1 रुपए भी और ऐड करूं तो मेरा कॉस्ट क्या होगा। फ्रैंकली अगर मेरे को यहीं से आपको सब कुछ सिखा देना है तो ये आपके वेट्स हो गए बेटा, वेट्स। अभी अभी फ्रेश फ्रेश आपने अपना कॉस्ट कंप्यूट किया, केडी का 11.67%, केपी का 12%, केई का 15%। अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं मेरे को ओवरऑल कॉस्ट आ जाएगा। इसी को अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है, आईसीआई ने भी इसी को बेटा रिप्रेजेंट किया हुआ है, ध्यान से देख लीजिए ना। आपका प्रपोर्शन दिया हुआ है, आपका स्पेसिफिक कॉस्ट दिया हुआ है, आपका ओवरऑल कॉस्ट 0.1435, ऐसे नहीं कहना है तो 14.35% वाले द सेम थिंग है। तो हमारा मार्जिनल कॉस्ट हमेशा याद रखना इस कॉस्ट ऑफ एडिशनल फंड्स, 1 रुपए भी और बोरो किया तो आपका फंड्स का कॉस्ट क्या होगा। हमें जो मेजरली समझ में आया, वेट्स इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको ऑप्टिमम वर्ड का मतलब समझा, वेट्स आर वेरी इजी। Next, determine the amount that can be spent, कितना अमाउंट स्पेंड करना है फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिफोर न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स मस्ट बी सोल्ड। तो न्यू ऑर्डिनरी शेयर्स बेचने से पहले हम कितना अमाउंट स्पेंड कर सकते हैं फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। कैपिटल इन्वेस्टमेंट मतलब अगर हमें कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट करना है, अपने पास कितना पैसा है ताकि अपन इन्वेस्ट कर सके बिफोर वी रेज एनी एडिशनल फंड्स। तो ध्यान से देखना, अज्यूमिंग दैट रिटेन्ड अर्निंग्स फॉर नेक्स्ट ईयर इन्वेस्टमेंट इज 50% ऑफ अर्निंग्स ऑफ 2020। ध्यान से देखो ना बच्चों, क्वेश्चन बहुत मस्त है, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना आपको एक सॉलिड चीज समझेगा। हम लोग रिटेन कितना करते हैं, 2.36 पर शेयर। हमारे पास बेटा शेयर्स अगर आप देखना चाहते हो, क्वेश्चन में शेयर्स 10,000, तो 2.36 पर शेयर इनटू 10,000 करूंगा तो इतना 23,600 रुपीज मेरे पास ऑलरेडी रिटेन है। ध्यान से सोचो, ध्यान से सोचो, अभी अभी अपन ने कुछ तो डिस्कस किया था रिगार्डिंग ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ध्यान दोगे बहुत मस्त चीज समझ में आएगा। कॉन्सेंट्रेट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार आपको ये समझा एक्चुअली क्वेश्चन पूरा खत्म हो जाएगा। मेरे पास फ्रैंकली जब भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ प्रॉफिट जनरेट होता है, प्रॉफिट्स में से मैं शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद भी कुछ जो बच जाता है वो मेरा रिजर्व्स एंड सरप्लस होता है, इसी को हम रिटेन्ड अर्निंग्स कहते हैं। ध्यान से देखोगे तो हमारा प्रेजेंट जो इक्विटी कैपिटल है 3,20,000, इस साल बिजनेस किया 2020 में 4.72 कमाया, 2.36 डिविडेंड बांट दिया, 2.36 रख लिया खुद, तो 2.36 इंटू 10,000 करो तो सोचोगे तो एक मस्त चीज समझेगा, हमारे पास 23,600 का फंड्स ऑलरेडी है। अगर फंड्स ऑलरेडी है, दिस रिप्रेजेंट्स कितना परसेंट फंडिंग, दिस रिप्रेजेंट्स 0.80% फंडिंग। तो before I issue any new shares, I have out of the total capital मतलब क्या है ये फिगर,
बेटा टोटल कैपिटल में से मेरे पास इक्विटी वाया रिटेन्ड अर्निंग्स 23,600 which is 80%। सोचोगे तो एक मस्त चीज समझेगा, हम लोग का ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर मेंटेन होना चाहिए। हमारे पास रिटेन्ड अर्निंग्स है 80%, तो गिवन अ चॉइस हम लोग के पास एडिशनल डेट, एडिशनल प्रेफरेंस कितना रेज करना होगा। तो इसी प्रपोर्शन को अगर मैं सॉल्व करूं, कैलकुलेट उठाइए प्लीज, 23,600 डिवाइडेड बाय 80%, तो मेरा टोटल जो फंडिंग है 29,500 रुपीज, 29,000 बेटा 500 rupees is my total capital required before I issue any new shares in the market। तो आपको अगर क्वेश्चन में पूछा होता इस एडिशनल फंडिंग में से डेट और प्रेफरेंस कितना है, तो मैं एक्चुअली 29,500 का 15% करता 4425, 5% करता 1475, तो मुझे एग्जैक्टली पता चल जाता कि मेरा 29,500 का प्रोपोर्शन क्या है। बट देखो क्वेश्चन ने आपको क्या बोला है, क्वेश्चन ने आपको इतना कुछ बोला ही नहीं, उन्होंने तो सिर्फ बोला कितना अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं विदाउट इश्यूइंग इक्विटी शेयर्स। तो बेटा इसका तो बहुत सिंपल आंसर हो गया, आप डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो, आपके पास जो रिटेन अर्निंग्स है उसको डिवाइड बाय 80% कर लो, आपको आपका 29,500 आ जाता है। प्लीज बोलो ये जो अभी एक्सप्लेन किया वो समझा। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को ना बच्चों इस पॉइंट में थोड़ा डाउट आता है। याद रखना, हम कमाते हैं उसमें से डिविडेंड पे करते हैं, जो बच गया कितना बच गया, सोचो 23,600, हमें हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑप्टिमम है, तो दिस रिप्रेजेंट्स 80%, डिवाइड किया तो मुझे पता चल जाएगा बिफोर आई इशू शेयर्स मेरे पास इतना पैसा तो है फॉर एडिशनल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। चलो तो ये 29,500 आ गया, थर्ड पॉइंट ऑल डन बेटा। लास्ट पॉइंट कंप्यूट मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। एक सेकंड, अभी तक हमने कोई नया शेयर इशू नहीं किया, अब वो लोग फिर से मार्जिनल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछे, एक बी पार्ट में पूछा, एक डी पार्ट में पूछा, when the funds exceeds the amount calculated in parts। एक है अगर इस अमाउंट से ज्यादा का फंडिंग होता है, इस अमाउंट से ज्यादा मतलब 29,500 से ज्यादा फंडिंग चाहिए अगर आपको, तो फॉर श्योर आपको कुछ ना कुछ एडिशनल कैपिटल इशू करना होगा। तो एडिशनल कैपिटल जब आप इशू करोगे तो फर्स्ट थिंग इक्विटी भी इशू करना होगा, डेट और प्रेफरेंस भी इशू करना होगा। चल एक अच्छी बात कह सकता हूँ, डेट और प्रेफरेंस जो इशू करोगे उसका तो रेट और वेट दोनों है अपने पास, एथिकली इक्विटी का भी वेट तो है, बट आज क्वेश्चन आप ध्यान से देखोगे बोलता है assuming new equity shares are sold at 40 per share। तो आज तो लोग में P0 क्या ना इसे 47.2 के बदले 47.2 के बदले 40 कर दिया। अगर वो लोग P0 चेंज करेंगे आई गेस मेरे फॉर्मूला में 2.36 डिवाइडेड बाय 47.2 नहीं आएगा, 40 प्लस 0.10 कैलकुलेट उठाइए 2.36 डिवाइडेड बाय 40 प्लस 0.1 इनटू 100 अगर मैं करूं तो मुझे मेरा KE 15.9% आता है। आई गेस बस यही तो एक एडिशनल चेंज है पूरे क्वेश्चन में। आज यहाँ पे 15% नहीं आएगा बेटा, आज यहाँ पे आपका जो कॉस्ट है वो 15.9% आएगा। आपको मार्जिनल कॉस्ट चाहिए था, मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, आपको आपके आंसर्स आ जाएंगे। जस्ट सी द सॉल्यूशन प्रेजेंटेड बाय द इंस्टीट्यूट बेटा। सी पार्ट में वो लोग ने 23,600 को 0.8 से डिवाइड किया, 29,500 आ गया। एक्सेस चाहिए तो 40 पर शेयर के हिसाब से इशू करना आएगा, आपको 15.9 आएगा, तो आपका ओवरऑल जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है बेटा वो 15.07 आएगा। चलो एक लास्ट थिंग, बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है ये क्वेश्चन पहले बार आया, नहीं बेटा नहीं, यानी आपके मॉड्यूल में 4.36 पेज पे 4.36 पेज पे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 आप ध्यान से अगर इस क्वेश्चन को देखोगे ना आपको फील होएगा सब कुछ एथिकली सेम ही था। यहाँ पे 2 लाख दिए अपने को 4 लाख दे के सॉल्व करा, यहाँ पे 30 अपने को 60 दिया, यहाँ पे 10 अपने को 20 दिया, 160 है 320 दी, कंपनी का शेयर 23.60, इसको इंटू 2 कर दिया, सब कुछ एक्चुअली इंटू 2 किया। यहाँ पे 1 था वहां पे 2 था, यहाँ पे 1.1 है वहां पे 2.2 है।
आगे कंपनी 16%, मार्केट प्राइस 96, यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स 9.2, इनटू नहीं किया वो वरना 18.4 होता। यहाँ पे डिविडेंड 1.1, हाँ इसको तो इनटू 2 किया। आगे बेटा, तो गिवन है चॉइस, आप ये डिस्कस क्यों कर रहे हो? अगर आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझा, मेक श्योर बेटा ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, हम लोग ने अपनी बुक्स में एक क्वेश्चन किया है। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, question number 18, cost of capital, page number 4.36 is a question that you can practice कर सकते हो। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, याद रखना ये सारे क्वेश्चंस ना आपको टेस्ट करते हैं, लिख के करोगे मेजरली देयर आर चांसेस कि आप सिली एरर्स कर दो, वे टू प्रेजेंट यू नो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।